आपकी लीडरशिप कैप्चर्ड हो गई है, अब आपकी पूरी लीडरशिप उनके शिकंजे में है, इसलिए हमारी कोई सुन नहीं रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करना आसान काम है और वो आसान काम हम लोग कर लेते हैं। हाई कोर्ट में अपील करना आसान काम है, वो अपील कर लेते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी कोर्ट है डेमोक्रेसी में पीपुल्स कोर्ट। पीपुल्स कोर्ट में हमें अपनी अपील दायर करना कठिन जरूर है, पर यह संभव नहीं है। और इसलिए मैं आह्वान करूंगा सभी साथियों का कि एसआरए के माध्यम से, आपके अपने संगठनों के माध्यम से, तो हमें पीपुल्स कोर्ट में जाना होगा, जनता की अदालत में यह लड़ाई को ले जाना होगा। जनता की अदालत के पहले अब आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं बहुत हाथ जोड़ करके विनती आप सबका आह्वान करना चाहता हूं। और दादा बहादुर जी ने एक खतरे का संकेत दे दिया, पता नहीं आपने नोटिस लिया कि नहीं। ये अग्निपथ योजना बहुत खतरनाक है। ये अग्निपथ हम लोग लड़ रहे हैं कि नहीं वो तो एम्प्लॉयमेंट का मामला है, सब परमानेंट भर्ती कीजिए। अरे उलझाओ नहीं, इसमें उनका हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा है कि जो आरएसएस का, बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, उनका अनुसांगिक संगठनों का कार्यकर्ता है, जो उनका यूथ है, उसको वो मिलिट्री में भर्ती करके और बिना पैसा खर्च किए मिलिटेंट बना रहे हैं। ट्रेनिंग देंगे उनको और ट्रेनिंग देने के बाद 4 साल की उसके बाद सेवाएं लेने के बाद वो सोसाइटी में लौट के आ जाएंगे। 15 लाख रुपया भी लेके आएंगे और 15 लाख रुपया ले करके और फिर वो सोसाइटी में हमारा जिस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरल चला गया, उसी तरीके से वो भारत के संविधान को भी खारिज करने के लिए मनुविधान लागू कर देंगे। तो और एक और खतरा है, आप ध्यान करें, इस दिशा में अनुमान ही हम लगा सकते हैं कि जो सेना के डिस्पोज ऑफ आर्म्स हैं, AK-47 हैं, उसकी ऑक्शन लगा दें, नीलामी लगा दें और एक क्राइटेरिया तय कर दें कि इसको खरीदने का, इसको नीलामी को लेने का हक अग्निवीरों को होगा, प्रायोरिटी होगी, 5000 में AK-47 ले जाइए। तो फिर आपके सामने तो दादा बहादुर जी शायद ये कहना चाहते थे, तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत खतरनाक है, कोई नहीं सुनेगा। पीपुल्स कोर्ट में जाना होगा, जनता के अदालत में चलना होगा, मिल करके। उनका फंडा है डिवाइड एंड रूल, हमारा फंडा है यूनाइट, ऑर्गेनाइज्ड और रूल करना है। ऑर्गेनाइज्ड रूल करना है और ऑर्गेनाइज्ड नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हमें ब्रदरहुड तक जाना होगा। हमें केवल फ्रेंडशिप नहीं, ब्रदरहुड, भाईचारा हमें बनाना होगा। आखिरकार क्यों नहीं, जब हम ब्लड रिलेशन एक है, आपका मेरा खून एक है, मुस्लिम भाई का खून एक है। और मुस्लिम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत दिन हो गए, 75 साल में आपका बड़ा नुकसान हुआ है। आपको अपने आप को क्षत्रिय कहते हुए कि हम क्षत्रियों से कन्वर्टेड थे, हम ब्राह्मणों से कन्वर्टेड थे, बहुत नुकसान हो गया है आपका। असल बात यह है कि 98% मुस्लिम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से कन्वर्टेड है, मेरा सगा भाई है और आपको बुलावे में रखा गया। इसलिए अब बुलावा छोड़िए और आइए बहुजन बनाएं, बहुजन समाज बना करके पीपुल्स कोर्ट में जाके अपने मामले को करें। जिन लोगों की शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं होती है, वो लोग अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, और जो लोग लंबे समय तक अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग एक न एक दिन गुलाम बनकर रह जाते हैं। हमें गुलामी से बाहर आना है, तो अपने लोगों को जिनके बीच से हम निकल के आए हैं, उनको शासन प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए आपको मौका है। आप राजा हैं अपने रियासत के, तो ये आरक्षण को, हिस्सेदारी को, भागीदारी को लागू कीजिए। तो इन 4 स्टेट में हमारी ये आरक्षण, हमारी भागीदारी 120 बरस पहले लागू हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने
जिनको स्वयं छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश ने 22 मार्च 1920 को माड़गांव परिषद में इंट्रोड्यूस कराया, देश से परिचय कराया और ऐलान किया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ही वो महान शख्सियत हैं, इसको देख लीजिए, पहचान लीजिए, ये आपकी गुलामी की बेड़ियों को काट देगा, आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। और इसलिए मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूरे देश के शूद्रों का, संपूर्ण पिछड़ा वर्ग का नायक घोषित करता हूँ। ये अद्भुत घटना थी कि एक राजा आदमी एक वर्ण व्यवस्था के अनुसार ऊंचे दर्जे का आदमी, एक अछूत को उन्होंने उठा करके और राष्ट्र नायक, राष्ट्र नेता के रूप में घोषित किया, मंच पर बुला करके उनका राज तिलक किया। तो इस घटना को तत्कालीन जो केयरटेकर थे भारतीय समाज व्यवस्था के, मोहनदास करमचंद गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके थे, तो कनखियों से देखा गया और उसके बाद उस एका को तोड़ने के षड्यंत्र हुए। हम लोग आज फिर वहीं खड़े हैं। 50% से आगे कहाँ हैं आप? और 50% में तो 27% तो एक झुंझुना है, जो 22.5% है। यहाँ पर मैं एक बात और रेखांकित करना चाहूँगा कि 22.5% SC ST है। तो अभी लोकसभा में उन्होंने 2011 की जनगणना के आंकड़े आने के बाद तो लोकसभा में इसको बढ़ाकर 25% कर दिया है। 119 मेंबर पार्लियामेंट होते थे, उनके हित में, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के हित में, सिस्टम को, स्टेटस को बनाए रखने के लिए तो 40 मेंबर पार्लियामेंट तो ST समुदाय से सीटें रिजर्व थी और 79 वो रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट के लिए। तो उसको उन्होंने बिना किसी मेमोरेंडम के, बिना किसी डिमांड के रिवाइज किया और रिवाइज करके 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए तो 22.5 से बढ़ाकर 25% कर दिए। और उनकी संख्या उन चमचों की जो चमचे मालिकों के लिए वफादार हैं, तो उनकी संख्या बढ़कर के 131 हो गई हाउस ऑफ पीपुल्स में। तो हम लोगों ने तो 26 जुलाई 2015 को कानपुर में इसी तरीके का कार्यक्रम किया था। तो हमने राष्ट्रपति को प्रख्यापित किया, ये ज्ञापन दिया कि आप जो नौकरशाही है, जब आपने चमचों के भर्ती के लिए तो 25% कर दिया है, तो नौकरों की भर्ती के लिए भी 25% करो। हमारे नौकर ज़्यादा मुफीद हैं, चमचे तो हमारे लिए कतई लाभदायी नहीं है। तो वो अभी तक नहीं है, मैंने आपका ध्यान तो दिलाया। अब तो शेड्यूल कास्ट का जो नौकरशाही में आरक्षण है वो कुछ ही हद तक फुलफिल हुआ है, परंतु OBC का तो 27 में से मुझे लोग बताते हैं कि ये 12 और 15% के बीच में झूल रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है और पूरे देश में इसको लागू भी नहीं किया गया। माननीय VP सिंह जी ने तीसरे चौथे दिन ही लागू होने के बाद कहा कि हम शिक्षा में नहीं लागू करेंगे और राज्य सरकारों को बाधित नहीं करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे। तो हिमाचल जैसे स्टेट तो आज भी नहीं लागू किए। मध्य प्रदेश में अभी हमारे दादा बहादुर को लड़ना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने तो अभी पंचायती राज में हासिल किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हम 50% में भी फुलफिल नहीं है, पूरा नहीं ले पाए हैं और ऐसा लगता है कि ये 35% के आसपास संपूर्ण बहुजन समाज का नौकरशाही में हिस्सेदारी, इससे आगे नहीं है, इससे कम है हम। तो इसलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रही है, पार्लियामेंट सुन नहीं रही है और कोई गवर्नमेंट आपको सुनने वाली नहीं है। अब तो आपके नेता कैप्चर्ड कर लिए गए हैं। इसलिए मैं आपसे यह भी विनती करना चाहता हूं कि भविष्य में
गांव में जो सरपंच के चुनाव हैं, प्रधान पद के चुनाव हैं, उससे बहुत सीखने लायक है। जब शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए कोई सीट रिजर्व हो जाती है, तो जो भारत का सामंत वर्ग है, मनुवादी लोग हैं, तो वो जान करके, बहुत पहचान करके चरित्रहीन, सील विहीन आदमी को इलेक्ट करते हैं। जुआरी, शराबी, कबाड़ी को ही चुनाव जिताते हैं और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि हमारे वर्ग का शराबी नेता, चरित्रहीन नेता, सील विहीन नेता व्यवस्था को बनाए रखने में उनके लिए लाभदायक है। यही बात 23 नवंबर 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में भी जोर दे के कहा, जब उनके सामने ये विषय लाया गया कि लोकसभा, विधानसभा में चुने जाने के लिए शैक्षिक योग्यता लगाना जरूरी है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको कानून मंत्री के रूप से सिरे से खारिज किया और कहा कि मेरी ये चाहत जरूर है, बुद्ध के शब्दों में कहूं तो मानव के लिए दो चीजों की जरूर आवश्यकता है। एक तो है ज्ञान और दूसरा है सील। सील विहीन ज्ञानी खतरनाक होता है, जंगली भूखे भेड़िए के समान होता है। इसलिए मेरा बस चले तो इस पवित्र सदन में एक भी सील विहीन आदमी के लिए मैं खिड़की और दरवाजे बंद कर दूं, पर मेरा बस नहीं चला। ये 23 नवंबर 1950 की उनकी पार्लियामेंट की स्पीच है और हम अंधे होकर के कैसे लोग इलेक्ट कर रहे हैं। मेरी बस जात बिरादरी का होना चाहिए, कैसा हो, और अगर वो क्रिमिनल है तो फिर क्या कहना है। क्रिमिनल लोग, करप्शन में फंसे हुए लोग, सील से घिरे हुए लोग हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए अब हम इस दर्जे पर आ चुके हैं आजादी के 75 साल बाद कि हमें अपने बीच में से कॉम्पिटिटिव लीडरशिप अर्थात कैरेक्टरफुल और चरित्रवान, सीलवान, योग्य आदमी चुन करके भेजना है। लड़ाकू और जुझारू आदमी इलेक्ट करने अब हमारे पैरामीटर्स को बदलना होगा।